के भाई पैसे भाई खर्च करने में अपना दिक्कत आती है, और जो जैसे कि माँ बाप की जायदाद होती है हाँ, वो तो मिलती वो है, इस ऐसी बारे में बात कर रहे थे ना कि कि भाई मतलब जिन लोगों को आसानी से सारी चीजें मिल हाँ जाती है उनको कदर नहीं होती है। कदर नहीं होती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इंडियन गर्ल ट्रैक। तो रेली मकतूब की अभी 2 दिन पहले एक वीडियो आई है, हमने लास्ट वीडियो करी थी इनकी। तो उसमें इन्होंने बताया था कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो नस्ल थी उनमें से जो जैद पैदा हुआ था, जिसने आगे जाके जो काबा के एरिया था वहां पे जैसे बाकी लोगों का जो है राज चलता था, उन्हीं की बताई गई चीजों से मतलब लोग आगे चलते थे। तो आज की वीडियो में देखते हैं, 7th पार्ट है ये, कि इसमें हमें क्या पता चलता है। वीडियो का टाइटल है डू यू नो हाउ कुरैश रिक्लाइंड काबा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड में बात करेंगे कि इस वीडियो में हमें आज क्या कुछ बताया गया। ये बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। ये बात है उस जंग की जिसने अरेबिया की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। कोई नहीं बचना चाहिए, नबी इब्राहिम की नस्लों को खत्म कर दो। ये दास्तान है उस अजनबी की जिसकी नस्ल में आगे चलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज़ का 7th एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हम मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में पैदा होने वाले लड़के ज़ैद से। जिसका वजूद उस दिन बिखर गया जब उसके दोस्तों ने उसे उसके वालिद की सच्चाई बताई। मैं तो कहूँगा इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। सुन रहे हो ज़ैद? तुम सबको मुझसे किस बात की हसद है, मुझे समझ नहीं आता। हम तुमसे क्यों हसद रखने लगे? तुम तो एक कुसई हो, एक अजनबी, अपने बाप की सौतेली औलाद। और जब ज़ैद की माँ ने उन्हें बताया कि वो कोई आम लड़के नहीं बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, तब ज़ैद ने कसम खाई कि वो मक्का वापस जाएंगे, काबा की सरदारी को हासिल करेंगे, उस सरदारी को जो कई साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल के हाथों से निकल गई थी। अब आगे कहते हैं पत्थर का काबा दिलों को मोम कर देता है, और अगर वो अल्लाह तुम्हें अपने घर बुलाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यही हाल ज़ैद इब्न किलाब का था। वो सारी रात अल्लाह के घर काबा को ख्वाबों में देखा करते और महसूस किया करते कि जैसे कोई अनजानी ताकत उनके साथ काबा का सफ़र कर रही है। ज़ैद अब तक उस गाली को नहीं भूले थे जो उन्हें उनके दोस्तों ने दी थी, लेकिन जाने अनजाने वो गाली ही उनकी ताकत बन गई थी। और देखते ही देखते वो वक्त करीब आ गया जब ज़ैद ने मक्का जाने का सामान बांध लिया। उनकी माँ फातिमा के आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सौतेले बाप ने इस जवान बेटे को आखिरी बार सीने से लगा लिया। सफ़र लंबा है ज़ैद, अपना ख्याल रखना। और ज़ैद माँ के आंचल से दूर चल दिए, एक कभी न ख़त्म होने वाली जुदाई के रास्ते पर। आज की इस जुदाई में आने वाले कल की हिस्ट्री छुपी हुई थी। ज़ैद निकल पड़े थे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दुआ को पूरा करने जो अल्लाह के खलील ने काबा को बनाते वक्त मांगी थी। शाम की हरी भरी ठंडी वादियों को पीछे छोड़कर ज़ैद चट्टानों वाले मक्का की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। सफर लंबा था, रेत की आंधी थी,
नींद और थकन जैद पर बुरी तरह से सवार थी। आसमान का चढ़ता सूरज जैद के जिस्म को झुलसा रहा था, पर जैद रुके नहीं। वो अपनी मंजिल की तरफ दौड़ते चले गए। जैद के पास कोई फौज नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, था तो बस यकीन और जज्बा कि एक दिन वो अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, मक्का के सरदार बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह का जज्बा आज हमें अपनी ज़िंदगी में लाना बेइंतहा ज़रूरी है, ताकि हम अपने ऊपर यकीन कर सकें, अपने आप को याद दिला सकें कि हालात चाहे कुछ भी हों, हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने के लिए, इस समाज, इस सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने के लिए ज़रूरत होती है जज्बे की, और सही स्किल और सही गाइडेंस की। और इसी वजह से आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ रहा हूं 19 अप्रैल को AI लाइव मास्टर क्लास, जिसमें खुद पर्सनली आकर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप रियली मकतूब की तरह सिनेमैटिक वीडियोस को बना सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या कोई बिजनेस ओनर हैं या एक होम मेकर हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए भी है। पढ़ने वाले बच्चों को मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से बड़े आसान और बड़े मज़ेदार तरीके से वो बगैर किसी ट्यूटर के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को AI की मदद से पढ़ सकते हैं। और जो होम मेकर्स हैं वो इस क्लास में सीखेंगी कि कैसे दिन के कुछ घंटे लगाकर आप YouTube पर अपनी एक पहचान बना सकती हैं। कोई कुकिंग चैनल, इस्लामिक चैनल, हिस्ट्री चैनल, डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाकर अपने कंटेंट क्रिएशन के सफ़र को शुरू कर सकते हैं। और खुदा ना खास्ता आप किसी वजह से इस मास्टर क्लास में रजिस्टर करने के बाद उस दिन क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो अगले 7 दिनों तक आप इसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। तो अभी जाकर इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली मास्टर क्लास के पेज पर पहुंच सकते हैं। AI मास्टर क्लास की 93% सीट्स बुक हो चुकी हैं, सिर्फ 7% सीट्स बाकी हैं। मेरा इरादा है कि मैं सच्चे दिल से आपको सिखाऊं, ताकि आप अपने सही टैलेंट का और सही गाइडेंस का इस्तेमाल करके अपने एक नए सफ़र पर निकल सकें, बिल्कुल जैद की तरह। जैसे जैद 1200 किलोमीटर दूर लंबा सफ़र तय करके, हर मुश्किल को पार करके आखिरकार मक्का पहुंच गए। जैद मक्का में ये देखकर हैरान हो गए कि लोग दीने इब्राहिम पर तो थे, लेकिन शिर्क मक्का की हवाओं में घुल चुका था। हज के नाम पर मासूम हाजियों को ठगना और लूटना यहाँ का कानून बन चुका था। यहाँ न शाम जैसी खेती थी, न मीठा ठंडा पानी, पक्के मकान, दूर दूर तक कोई सिस्टम ही नहीं था। थे तो बस बिखरे हुए रेतीले मैदान और ऊंटों के काफिले। और इन्हीं ऊंटों के काफिले में जैद एक नौकर की तरह शामिल हो गए। जैद को मक्का वालों से ज्यादा दुनिया का एक्सपोजर था, इसीलिए वो बहुत जल्द समझ गए कि मक्का वालों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका कबीलों की शक्ल में बटा होना है। बुजुर्गों के चर्चे जितने हों कम हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो नाम कमाया है आज भी लोग उसे याद करते हैं। हाँ, उनकी वजह से ही आज हम सर उठाकर जीते हैं। ऐसी नस्ल हर किसी को नसीब नहीं। ए लड़के, सुबह सफर से पहले ऊंटों को खाना पानी खिलाकर तैयार रखना, ये तेरी जिम्मेदारी है। जी बेहतर। चल अब जाकर सो जा। हमजा, इस बेचारे का दम निकालोगे क्या? जरा आराम भी करने दो इसे। इन लोगों को ज्यादा ढील दूंगा तो बिगड़ जाएंगे। जैद हर परेशानी सहते रहे, क्योंकि उस जलती हुई आग की रोशनी में जैद की निगाहें उस जिल्लत पर नहीं थी जो वो सह रहे थे, बल्कि मक्का के उस ताज पर थी जो बहुत जल्द उनके सर पर सजने वाला था। जैद को मक्का वालों से ज़्यादा दुनिया का एक्सपोजर था, इसीलिए वो बहुत जल्द समझ गए कि मक्का वालों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है उनका कबीलों की शक्ल में बटा होना। क्योंकि जैद ये बात जानते थे कि जब लोग एक साथ आते हैं तब कौमें बनती हैं, तब रेवोल्यूशन पैदा होते हैं, तब बदलाव आते हैं। लेकिन यहाँ अरेबिया के अंदर तो हर इंसान को, हर कबीले वाले को अपनी अपनी ही पड़ी हुई थी। हमारे कबीले से आगे बढ़ने की उनमें हिम्मत ही नहीं है। ऐ ताकत के देवता, मेरे कबीले को सबसे मजबूत बना दे, हम पर रहम कर। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जैद हर कबीले के साथ मिलकर काम करने लगे, और धीरे 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 देखते ही देखते सारे अरेबिया के चहीते बन गए। इतने चहीते, इतने ख़ास कि एक दिन मक्का के सरदार हुलैल इब्न हबशा ने मुलाकात के लिए बुलवा लिया। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। इन दिनों पूरे मक्का में बस तुम्हारे ही चर्चे हैं। मक्का आने का असल मकसद क्या है तुम्हारा? क्या मैं ये जान सकता हूँ?
जी बिल्कुल। असल में मक्का की मिट्टी की कशिश ही कुछ ऐसी है जो मुझे यमन से मीलों दूर यहाँ खींच लाई। यमन के लोगों के तौर तरीके हमसे काफी अलग हैं। वो अहले दानिश हैं, खेती बाड़ी और कामकाज की गहरी समझ रखते हैं, लेकिन उनका गुरूर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गुरूर तो उस खोखले इंसान का हथियार है जिसके पास अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कुछ और नहीं होता। लाजवाब। हो तो तुम यमनी, लेकिन तुम्हारी बातों और मिजाज से मक्का की खुशबू आती है। शायद यही वजह है कि वो लोग मुझे कुसई कहते हैं। कुसई? जी कुसई। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? कुसई इब्न कलाब। आज से तुम हमारे साथ काम करोगे। शुक्रिया, ये मेरे लिए इज्जत का मुकाम है। कुसई यानी जैद हुलैल के अंडर में काम करने लगे और थोड़े ही वक्त में अपनी अक्लमंदी, अपने अखलाक, अपनी दानिशमंदी से वो हुलैल के खास हो गए। इतने खास कि हुलैल अपने बेटों से ज़्यादा कुसई पे भरोसा करने लगे। याद रखिए कि जो चीज़ विरासत में मिलती है ना, उसकी इंसान अक्सर कदर नहीं करता, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो माल और दौलत हो, चाहे वो शोहरत हो, कुछ भी हो। लेकिन जिस इंसान के पास वो चीज़ें मौजूद नहीं होती, वो उसके लिए मेहनत करता है, पसीना बहाता है। बिल्कुल यही हाल कुसई का था। हुलैल के अपने लड़के काबा के आसपास ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते, दिन रात शराब पीते। वहीं दूसरी तरफ जैद थे। जैद का मकसद बड़ा था, उन्हें काबा का सरदार बनना था, इसीलिए वो दिन रात काबा की खिदमत में लगे रहते। बरसों पहले दी गई गाली आज भी उनके अंदर आग की तरह जल रही थी, लेकिन उन्होंने इसी गाली को अपनी ताकत, अपनी पहचान बना लिया। एक अजनबी की इस बेलौस मेहनत को देखकर अरब वालों के दिलों में कुसई के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत पैदा हो गई। देखते ही देखते जैद मक्का वालों के अजीज़ और हुलैल के सबसे भरोसेमंद हो गए, यानी हुलैल के राइट हैंड हो गए। और पूरे अरेबिया के अंदर अभी चर्चे होने लगे कि किसी सूरत हाल कुसई के साथ रिश्ता जोड़ा जाए। अगर आपको मुनासिब लगे तो कुसई से अमीरा के लिए बात कीजिए। मैं देखता हूँ। मैं सोच रहा हूँ तेरी बहन का रिश्ता कुसई से जोड़ दें। अगर ये हो गया तो हम भी सरदार के करीबी बन जाएंगे। भाई कुछ भी हो, किसी कबीले में कुसई जैसा नरम दिल मर्द नहीं है। हाँ सही कहा। लेकिन कुसई किसी वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि एक मकसद को लेकर अरेबिया आए थे और इसी मकसद के चलते उन्होंने एक मुहिम शुरू की। वो मक्का के अलग अलग इलाकों में जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोगों को एकजुट करने लगे। वो उन्हें जगाते और उन्हें याद दिलाते कि जिस मुक़द्दस ज़मीन से वो दूर हैं, वो दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है और अब वक्त आ गया है कि ये लोग एक साथ जुटकर मक्का की ज़मीन पर रहें। कुसई एक विजनरी लीडर थे। उन्हें अंदाज़ा था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो लोग असल में उनके अपने हैं। और यही वजह थी कि वो यानी कुसई इन लोगों को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोगों को एक साथ जमा करने में लगे हुए थे। और धीरे 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 कुसई का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त इन लोगों पर रहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग मक्का की तरफ माइग्रेट करने लगे, मक्का के आसपास के इलाकों में आकर बसने लगे। जैद, तुम अपनी बात कह सकते हो, सब तुम्हें सुन रहे हैं, कहो। जी शुक्रिया। ऐ मेरे भाइयों, मैं जैद उस अजीम नबी इब्राहीम की नस्ल से हूँ जिन्होंने इस दुनिया में अल्लाह का घर काबा तामीर किया था। आज मैं आपसे एक सवाल करने आया हूँ। जिस मुकद्दस घर को हमारे बुजुर्गों ने सारी इंसानियत के लिए बनाया था, आज हम खुद ही उससे इतने दूर क्यों हैं? वो हमारी विरासत है और अफसोस कि आज हम अपनी ही जमीन से भटके हुए हैं। आइए मेरे साथ लौट चलिए अपनी असल मिट्टी की तरफ, ताकि हम वहां फिर से बस सकें, मक्का की क़यादत कर सकें, बिल्कुल वैसे जैसे नबी इब्राहीम चाहते थे। अपनी पहचान और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आइए मेरे साथ हिजरत कीजिए। रहीकुल मखतूम और बाकी सीरतुन नबी और क्लासिकल हिस्ट्री की बुक्स में ये बात मेंशन है कि अरेबिया के अंदर ये माहौल इस तरह से था कि वहाँ सरदार की ताकत ऐसी होती थी जैसे कोई डिक्टेटर हो। उसके सामने कोई बोल नहीं सकता था, वो जो चाहे वो कर सकता था। कबाइली सरदारों का दर्जा अपनी कौम में बादशाहों जैसा था। सरदार को वही मुतलकुल अनानी और इस्तिबदाद हासिल था जो किसी डिक्टेटर को हासिल हुआ करता है। बाज़ सरदारों का ये हाल था कि अगर वो बिगड़ जाते तो हज़ारों तलवारें ये पूछे बगैर बेनियाम हो जाती कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग
قصی نے مکہ کی سرداری کے لیے ایک ایسا ماسٹر سٹروک کھیلا جس سے وہ مکہ کی سرداری کے تخت کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حلیل ابن حبشہ کی بیٹی حبہ سے شادی کر لی۔ اے کعبہ کے پروردگار، قبول کر۔ سردار حلیل، کیا شادی کی رسم شروع کرنے کی اجازت ہے؟ آپ کو اجازت ہے، رسم شروع کیجیے۔ اے کعبہ کے پروردگار، حبہ اور قصی کے اس رشتے کو قبول کر۔ ہمارے سردار حلیل کی بیٹی حبہ اور یمن کی وادی سے آئے زید کے اس رشتے کو قبول کر اور مضبوط کر دے اس کانچ کی طرح نازک رشتے کو پہاڑوں کے پتھر کی طرح۔ پروردگار قبول کر۔ اس شادی نے راتوں رات قصی کی قسمت کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ عام سا لڑکا جو یمن کی گلیوں سے روتے ہوئے چلا تھا، آج مکہ کے خاص لوگوں میں گنا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکہ کے شہزادوں میں سے ایک ہو گیا، کافی رسوخ والا ہو گیا۔ لیکن آج بھی قصی کے دل میں، اس کی آنکھوں میں وہ خواب زندہ تھا، مکہ کی سرداری کا۔ گزرتے وقت کے ساتھ قصی کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور شادی کے بعد بھی قصی نے مکہ کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ وہ اسی جد و جہد، اسی لگن سے مکہ کے لیے، مکہ کے لوگوں کے لیے کام کرتے رہے جس طرح وہ پہلے کی طرح کیا کرتے تھے۔ اور اسی خدمت کے بیچ وہ اب بھی عربیہ کے الگ الگ علاقوں میں جاتے رہے اپنی اس مہم کو لے کر کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے لوگ آ کر مکہ میں بسیں، آس پاس کعبہ کے علاقوں میں رہیں اور ایک جٹ ہو کر ایک یونٹی، ایک طاقت، ایک قوم بنے۔ اور پھر وقت نے کروٹ لی، ایک ایسی کروٹ جو قصی کے حق میں بہتر ثابت ہوئی۔ حلیل ابن حبشہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حلیل کے انتقال کے ساتھ سارے مکہ کے اندر یہ شور ہو گیا کہ مکہ کی طاقت کا تاج اب کس کے سر پر سجے گا۔ کچھ ایلیٹس کا کہنا تھا کہ مکہ کی سرداری اصولاً حلیل کے سگے بیٹوں کو ملنا چاہیے، لیکن عوام کے دل پر قصی راج کرتے تھے۔ عام لوگ یہ چاہتے تھے کہ قصی کو سرداری ملے، کیونکہ قصی ہمیشہ مکہ والوں کے لیے، عرب کے لوگوں کے لیے سچے دل سے کام کرتے ہیں، جبکہ حلیل کے اپنے بچوں نے آج تک مکہ والوں کو جھانک کر نہیں دیکھا۔ قصی ہم سب کا خیال رکھتا ہے، ہر اچھے برے وقت میں ہمارے کام آتا ہے۔ میرے حساب سے قصی کو ہی مکہ کا سردار بننا چاہیے۔ میری رائے آپ سب سے الگ ہے۔ سرداری کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ جسے چاہا دے دیا۔ کسی پرائے کو ہم اپنا سردار نہیں بنا سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ قصی ہی ہمارا سردار بنے۔ پر طاقت ایسی چیز ہے جو مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی جنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ حلیل ابن حبشہ کے بیٹوں نے قصی کو یہ طاقت دینے سے، یہ سرداری دینے سے صاف منع کر دیا اور اعلان کر دیا کہ وہ اس کے لیے جنگ کریں گے، چاہے قصی کا خون ہی کیوں نہ بہانا پڑ جائے۔ کیا کہا؟ وہ سردار بنے گا؟ جنگ کا اعلان کرو، آج فیصلہ ہو کر رہے گا، یا تو ہم جیتیں گے یا قصی۔ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، چلو قصی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے، اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو جنگ ہی صحیح۔ شاید ان نادانوں کو ابھی تمہاری اصلی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ قصی جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن ایسی نوبت ضرور آئے گی، اسی لیے وہ کئی سالوں سے اس کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ عربیہ کے الگ الگ علاقوں میں جا کر نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو جمع کر رہے تھے، اور آج وہ موقع تھا جب یہ لوگ ان کے کام آنے والے تھے۔ ابن ہشام اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ عربیہ کی ہسٹری میں یہ وہ پہلا موقع تھا جب ان لوگوں کو قریش کہا گیا، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ، نبی ابراہیم کی نسل کے سارے لوگ قصی کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، ان کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس جنگ میں میرے ساتھ کھڑے ہیں؟ قصی، تم نے نبی ابراہیم کی نسلوں کو ایک کیا ہے، اب ہم تم سے الگ نہیں۔ بیٹے قصی، ہم سب تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، تم بے فکر آگے بڑھو۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب خون بہنا تھا، جب فیصلہ ہونا تھا مکہ کی سرداری کا۔ کوئی نہیں بچنا چاہیے، نبی ابراہیم کی نسلوں کو ختم کر دو۔ ایک طرف صدیوں کی سرداری بچانے کی ضد تھی، تو دوسری طرف اپنا حق چھین لینے کا جنون۔
किताबों में ये बात मेंशन है कि ये जंग बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी, बहुत कम दिनों चलने वाली जंग थी, पर इसका अंजाम पूरे अरेबिया का नसीब तय करने वाला था। जिस जैद को कभी उसके अपनों ने कुसई नाम की गाली देकर ठुकरा दिया था, आज उस पराए जैद ने अपने खून से मक्का की हिस्ट्री को बदलने की कसम खा ली थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। एक ऐसी खबर जिसको सुनकर कुरैश कबीले वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। ऐ लोगों, सुनो, कुसई कत्ल कर दिए गए, कुसई अब नहीं रहे। जुंदुब सही कह रहा है, हमने अपनी आंखों से कुसई को कत्ल होते देखा है। क्या सच में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल की आखिरी उम्मीद कुसई इब्न किलाब कत्ल हो गए? वो मासूम सा लड़का जो एक ख्वाब लेकर यमन से चला था, आज कुज़ाहा कबीले के हाथों मारा गया। अगर हाँ, तो नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में वो कौन शख्स उठेगा जो काबा की सरदारी को वापस हासिल करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल तक पहुँचने वाले खून के इस सिलसिले को आगे कौन बढ़ाएगा? और किस तरह हम वो दिन देखेंगे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर इस दुनिया में होगा? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में। AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। याद रखिए 93% सीट्स बुक हो चुकी हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इन्होंने लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि जैद को कुछ नाम लेके पुकारा गया था ना लास्ट में, क्या बोल रहे थे, हाँ कुसई। तो वो मतलब सब लोगों ने फैला दिया जंग में कि हमने खुद मरते हुए देखे अपनी आंखों से। बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है इनकी, ये सीरीज इसी चीज पे है कि जो काबा का पूरी सरदारी थी वो इब्राहिम अस्सलाम जी की नस्ल से छीन ली गई थी। बाकी लोग जो है वहां पे राज कर रहे थे और उनके जो रूल्स थे वो चल रहे थे। तो लास्ट में किसने कैसे जो है ये सब जो सरदारी है वापस अपनाई होगी? पापा आप क्या कहना चाहोगे? लास्ट पार्ट हमने देखा था। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें ये सारे जो क्वेश्चंस है इनका आंसर मिलेगा कि किस तरह से मतलब सच में जैद मारे गए थे या नहीं मारे गए थे, या फिर उनकी ये एक चाल थी। क्योंकि मोस्टली हमने ऐसा सुना है कि पुराने टाइम में ना जो जंगे होती थी ना, तो सेना को तोड़ने के लिए, उनका जो है दिल कमजोर करने के लिए ऐसी बातें फैला दी जाती थी कि जो उनके लीडर हैं वो मर चुके हैं। क्योंकि अगर लीडर ही नहीं होंगे तो बाकी सेना भी नहीं लड़ती है। मोस्टली ऐसा हुआ है क्योंकि वो पीछे हट जाता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले पार्ट में कि सच में जैद जो है वो मरे थे या नहीं मरे थे। और बाकी के जो क्वेश्चंस है कि कौन मक्का की सरदारी को आगे चलाएगा और किस तरह से जो इब्राहिम अस्सलाम जी है उनका जो सपना है कि मक्का पर उनकी नस्ल के लोग जो है सरदारी करे, ये सपना पूरा होगा और किसके जरिए पूरा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। इन्होंने एक बात की भाई मेहनत के भाई पैसे भाई खर्च करने में अपना दिक्कत आती है, और जो जैसे कि माँ बाप की जायदाद होती है वो तो वो ऐसी बात कर रहे थे ना कि मतलब जिन लोगों को आसानी से सारी चीजें मिल जाती है उनको कदर नहीं होती है। जैसे कि हाँ, और इन्होंने जैसे मतलब पहले अपने घर छोड़ के आए, इन्होंने पूरा सफर किया एक रेतीले रेगिस्तान में, और उसके बाद फिर इन्होंने गुलामी वाली जिंदगी जी। लोगों ने इनसे बहुत ज्यादा काम कराया, दिन रात बस इनसे काम कराया, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है हार नहीं मानी। इन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए ना पूरी अपनी जद्दोजहद लगा दी, अपना पूरा जो है एक टाइम उसको दिया, और फिर धीरे धीरे इनका सपना पूरा भी हुआ। बट लास्ट में जंग हुई, और जंग के आगे का जो पार्ट होगा कि किस तरह से जंग, कौन जीता क्या जीता, क्योंकि अभी तो इन्होंने एक सस्पेंस छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।